नमस्कार दोस्तों। तो रीट के सिलेबस का अपना टॉपिक चल रहा है बल फोर्स, और इससे पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। इसका फॉर्मूला एफ वेक्टर इक्वल्स टू एम ए वेक्टर, इसकी यूनिट न्यूटन डाइन पाउंडल। हमने इसके साथ में कुछ रिलेशंस भी देखे थे कि 1 न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके अलावा हमने देखा कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन के, 1 पाउंडल बराबर होता है 13,825.5 डाइन के। इसके साथ साथ हमने देखा था कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में जो किसी वस्तु का भार होता है वही उस पर गुरुत्वीय बल का मान होता है। तो इस आधार पे हमने कुछ रिलेशंस देखे थे कि 1 किलोग्राम भार है वो कितने न्यूटन के बराबर होता है, 9.8 न्यूटन के, और 1 ग्राम भार है वो कितने डाइन के बराबर होता है, 980 डाइन। इसके अलावा हमने एक बात और देखी थी कि किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगने वाले बल हैं वो जुड़ जाते हैं, जबकि विपरीत दिशा में लगने वाले बल हैं वो घट जाते हैं। तो ये था अपना पिछले वीडियो का रिवीजन। ये बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप जो करंट में वीडियो चलेगा उससे जुड़ सके। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो था बलों के प्रकार। देखते हैं रीट के सिलेबस में कौन से 5 बल हैं और इनमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये रहे बलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोर्स। 5 बल हैं रीट के सिलेबस में: पेशीय बल, घर्षण बल, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल और स्थिर वैद्युत बल। तो हम यहाँ पे केवल इन 5 बलों के बारे में ही अध्ययन करेंगे। ये गुरुत्वीय बल है वो गति में भी काम में आएगा, इसका थोड़ा सा पोर्शन है वो बचता है, तो उसको भी हम एक अलग से टॉपिक गुरुत्वाकर्षण के नाम से लेकर के कंप्लीट कर लेंगे, ताकि गति और बल दोनों में वो उपयोगी साबित हो और आपका कोई क्वेश्चन है वो गलत नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला बल पेशीय बल। पेशीय बल क्या होता है देखते हैं। तो नंबर 1, पेशीय बल। मांसपेशियों की क्रिया से लगने वाला बल पेशीय बल कहलाता है। किन की क्रिया से? मांसपेशियों की। इसका मतलब हम सजीवों द्वारा, चाहे वो पशु हो चाहे मनुष्य हो, उनकी मांसपेशियां जिस भी कार्य के अंदर सक्रिय रूप से हिस्सा लेती हैं वह बल क्या कहलाता है? पेशीय बल कहलाता है। दूसरी बात, हम अपने शरीर या अपनी मांसपेशियों से किसी वस्तु को स्पर्श किए बिना उस पर फोर्स नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारा गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा नहीं है कि हम उनको अट्रैक्ट कर लें, न हमें कोई चुंबकीय बल है। तो हमें तो किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए उसके संपर्क में जाना ही जाना पड़ेगा, इसीलिए यह बल कैसा है? संपर्क बल होता है। इसके एग्जाम्पल देखिए: उठना, बैठना, चलना, किसी वस्तु को उठाना, किसी वस्तु को धक्का लगाना। भोजन आहार नाल में आगे धकेला जाता है किसके द्वारा? इसी पेशीय बल के द्वारा। आप ये पढ़ भी चुके हैं, आपके रीट के सिलेबस में है। मानव शरीर के विभिन्न अंगों में जहाँ आप पाचन तंत्र पढ़ते हैं वहाँ पे आपने आहार नाल में पढ़ा होगा कि भोजन है वो पेशीय बल के द्वारा आगे धकेला जाता है। किसमें? आहार नाल में। क्लियर है? इसके अलावा फेफड़ों का फैलना एवं सिकुड़ना, यह भी एक पेशीय बल है। यह भी आपने श्वसन तंत्र में पढ़ा है, रीट के सिलेबस में है। तो ये अपना पेशीय बल का कुछ कंसेप्ट था, या एक टाइप है ये बल का, जिसे हमने समझा कि हमारे शरीर की मांसपेशियां जो फोर्स लगाती हैं या उनकी क्रिया से किसी वस्तु पर फोर्स लगता है तो वो होता है पेशीय बल। इन डायग्राम्स में देखिए, ये एक बैल है और ये एक मनुष्य है। ये दोनों एक दूसरे को विपरीत डायरेक्शन में खींच रहे हैं। इसका मतलब ये एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, और ये कनेक्टेड किससे हैं? एक रस्सी से कनेक्टेड है। इसका मतलब इनके बीच में अनुक्रिया हो रही है, अन्योन्य क्रिया हो रही है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये मनुष्य इस बैल को अपनी तरफ खींचने के लिए अपनी पेशियों से बल लगा रहा है। इसकी पूरी शरीर की पेशियां हैं वो कार्यरत। इसी प्रकार ये जो बैल है वो इस मनुष्य को अपनी तरफ खींचने के लिए फोर्स लगा रहा है अपनी मांसपेशियों के द्वारा। तो ये कौन सा बल लगा रहे हैं? ये लगा रहे हैं पेशीय बल। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से ये व्यक्ति इस कार को धक्का दे रहा है अपने हाथों से। यहां से देखिए, तो ये कौन सा बल है? संपर्क बल है, क्योंकि संपर्क के बिना हो ही नहीं सकता। नंबर 1 बात। नंबर 2,
ये अपनी मांसपेशियों की क्रियाओं से इस पे बल लगा रहा है, इसका मतलब ये कौन सा बल है? पेशीय बल है। तो ये दोनों एग्जाम्पल हैं वो पेशीय बल के लिए सूटेबल है। इनसे आप समझ सकते हैं कि जो भी बल हमारी मांसपेशियों की क्रियाओं से लगता है किसी वस्तु पर, वो पेशीय बल कहलाता है। क्लियर है? नंबर 2 पर चलते हैं। देखिए, सेकंड है घर्षण बल। पहले हम समझते हैं कि घर्षण बल होता क्या है। तो देखिए, संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। कहां पर लगता है ये? संपर्क के दो पृष्ठों पर लगता है और किसका विरोध करता है? सापेक्षिक गति का विरोध करता है। इसके अलावा तथा यह बल इन दोनों पृष्ठों पर कार्य करता है। जैसे इस डायग्राम में देखिए आप, ये एक सरफेस है, इसे आप मान लीजिए ये कमरे का फर्श है जिसपे ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ अपना। तो जो घर्षण बल है वो क्या करेगा, जब हम इस बॉक्स पे फोर्स लगा करके इसको इस डायरेक्शन में धकेलना चाहेंगे तो वो इसके विपरीत लग करके इसका विरोध करेगा। यहाँ पे आप एफ एस देख रहे होंगे। ये बल है वो हम लगा रहे हैं एफ, जबकि ये एफ एस है वो इनकी सतहों के मध्य लगा हुआ है जो इस बॉक्स को आगे बढ़ने में रुकावट पैदा कर रहा है। तो ये जो रुकावट पैदा कर रहा है बल, वो क्या है? घर्षण बल है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? सिंपली अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो देखिए, ये अपना एक बॉक्स है मान लीजिए, इसको हम पहले एकदम बिल्कुल हल्के से धक्के के साथ इसको खिसकाना चाह रहे हैं। थोड़ा सा ये भारी है, मान लीजिए 2 किलोग्राम का बॉक्स है। फिर हम क्या कर रहे हैं, उंगली से बिल्कुल एक हल्का सा धक्का लगा रहे हैं। तो क्या ये इस डायरेक्शन में खिसक पाएगा? नहीं खिसक पाएगा। ये जो घर्षण बल है वो इस डायरेक्शन में लग करके अपने द्वारा जो ये लगाया गया फोर्स है इसको कैंसिल कर देगा। लेकिन क्या ऐसा हर बार संभव है? नहीं। हम जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ पे फोर्स की वैल्यू बढ़ाएंगे या थोड़ा हल्का हल्का जोर का धक्का लगाना स्टार्ट करेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा या एक बल की वैल्यू ऐसी होगी जिस बल के लिए यह वस्तु है वो इस डायरेक्शन में गति करना स्टार्ट कर देगी। तो वह न्यूनतम बल जो हम लगा रहे हैं ना, वह न्यूनतम बल जो किसी विरामावस्था में स्थित वस्तु को गतिशील बनाने के लिए आवश्यक होता है, उस बल के बराबर ही उसके विपरीत दिशा में लगने वाला बल है वो क्या कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है। समझ गए? जितना न्यूनतम बल हमें आवश्यक है कि हम किसी वस्तु को आगे खिसका सकें, तो वह न्यूनतम बल जिससे कम बल पर वह वस्तु हिल ही नहीं रही थी, वो एग्जैक्ट वैल्यू है वो क्या कहलाती है? उसका चरम मान कहलाती है घर्षण बल का। क्लियर है? ओके, सेकंड पॉइंट देखते हैं। घर्षण बल सदैव सापेक्षिक गति का विरोध करता है, अर्थात यह किसी वस्तु पर लगाए गए बल का विरोध करता है। ये मैंने आपको बता दिया कि अगर हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएंगे और वो इस सतह के घर्षण बल से कम है तो ये घर्षण बल इसको निरस्त कर देगा और ये आगे गति नहीं कर पाएगी। तो ये सापेक्षिक गति का विरोध करता है। यह वस्तु इस धरातल के सापेक्ष गति करेगी इधर, लेकिन ये फ्रिक्शन है, ये जो घर्षण है वो इस सापेक्षिक गति का विरोध करेगा और इस डायरेक्शन में इस पर कार्यरत होगा। क्लियर? नेक्स्ट, दो सतहों के मध्य घर्षण बल केवल उन सतहों की प्रकृति व वस्तु के भार पर निर्भर करता है, उन वस्तुओं के संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। तो इस वस्तु पर, ये जो अपना ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर जो इस सतह के संपर्क में आने की वजह से जो घर्षण बल लग रहा है वो किस किस पर डिपेंड करेगा? एक तो वो डिपेंड करेगा इसके द्रव्यमान पर, या इसे आप भार बोल दीजिए। जैसे मान लीजिए ये 2 किलोग्राम का है तो इस वजन पे है वो इसका जो घर्षण बल है वो डिपेंड करेगा। दूसरा, उनकी सतहों की प्रकृति, मतलब ये जो सतह है ना, संपर्क में इनकी सतह है वो कैसी हैं? खुरदरी हैं या चिकनी है, इस बात पर निर्भर करेगा। तो घर्षण बल है वो किस पर निर्भर करेगा? एक तो वस्तु के भार पर, और दोनों वस्तुओं की जो संपर्क सतह है वो खुरदरी है या चिकनी है, इस बात पर निर्भर करेगा। जबकि किस बात पर निर्भर नहीं करता?
कि वस्तुओं के संपर्क क्षेत्रफल, मतलब इसको मिटा रहा हूं मैं, इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि ये दोनों वस्तुएं हैं वो इतने सी क्षेत्रफल पर संपर्क कर रही हैं एक दूसरे को, या इतने क्षेत्रफल पर कर रही हैं, या फिर इतने पर कर रही हैं। ये चाहे कितने भी क्षेत्रफल पर एक दूसरे को स्पर्श करें, उस सतहों के क्षेत्रफल पर फ्रिक्शन है वो जो Fs है वो डिपेंड नहीं करता, केवल और केवल सतहों की प्रकृति और वस्तु के भार पर डिपेंड करता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, दो सतहों की अनियमितताओं के अंतःबंधन से पैदा होता है घर्षण। अनियमितताएं, इसका मतलब जैसे मान लीजिए ये अपना सरफेस है एक, एक्चुअल में ये ऐसा नहीं होता है, इसके अंदर अगर हम बहुत बारीकी से देखें तो ये सरफेस है वो कुछ ऐसा सा होता है, इस पे ऐसे कुछ थोड़े बहुत ऐसे उभार से हुए होते हैं ऐसे, ठीक है। इस पर हम अगर दूसरी वस्तु रखते हैं, जैसे अपना ये ऑब्जेक्ट रखा, तो एक्चुअली में अगर आप इसे भी सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो ये बिल्कुल फ्लैट नहीं है, ये भी कुछ इस टाइप से इसमें भी उभार होते हैं। तो ये क्या है कि ये जो सरफेस के उभार हैं इसके अंदर ही ये जो उस ऑब्जेक्ट के जो सरफेस के जो मान लीजिए खुरदरी सतह है वो एक दूसरे में इंटरलॉक हो गई यहाँ पे, तो इसी वजह से जो है वो घर्षण बल लगता है। तो ये घर्षण बल है वो किससे पैदा होता है? इन सतहों की अनियमितताओं के अंतःबंधन से। देखिए इसकी सतह में ये अनियमितता थी और इसकी सतह पर अनियमितता थी, दोनों है वो यहाँ पे इंटरलॉक हुई तो घर्षण पैदा हुआ, इसीलिए खुरदरी सतहों पर ज्यादा घर्षण होता है। नेक्स्ट देखिए, दो वस्तुओं की संपर्क सतहें जितनी खुरदरी होंगी घर्षण उतना ही अधिक होगा, अर्थात चिकनी सतह पर घर्षण बल न्यूनतम होता है। ये तो आप सभी ने देखा होगा, जब हम एक खुरदरे फर्श के ऊपर बॉल को लुढ़काते हैं तो वो थोड़ी सी दूर जाकर के रुक जाती है, लेकिन अगर उसी बॉल को उतने ही बल से हम चिकने फर्श पर लुढ़काते हैं तो वो काफ़ी दूर तक चलती चली जाती है। इसके अलावा जब हम फर्श पर ऐसे ही चलते हैं तो हमें चलने में आसानी होती है, लेकिन अगर चिकना फर्श हो तो हम चल नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे घर्षण है वो कम है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं कि डेली लाइफ में हमारी जो डेली लाइफ है उसके अंदर घर्षण बल के क्या तो लाभ हैं और क्या हानियां होती हैं। तो पहले हम देखते हैं घर्षण बल के लाभ। नंबर 1, घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। ये देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जितनी चिकनी सतह होती है वहां पे चलना उतना ही मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब घर्षण बल है वो गति का विरोध तो करता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हम जो चल पाते हैं वो केवल घर्षण बल के कारण ही चल पाते हैं। देखिए आप रास्ते पर चल रहे हैं, आप बड़े आसानी से चलते चले जा रहे हैं, अगर वहीं पे ही कोई केले का छिलका पड़ा हुआ है और उस पे आपका पैर है वो टिक जाता है तो क्या होगा? आपका पैर है वो फिसल जाता है। क्यों? क्योंकि वो चिकनी सतह है, वहां पे घर्षण नहीं है। इसका मतलब घर्षण के बिना हम चल नहीं पाते हैं। क्लियर है? नंबर 2, घर्षण के कारण ही हम वाहन को चला सकते हैं एवं ब्रेक लगा करके रोक सकते हैं। देखिए अगर चिकनी सतह पर हम ही नहीं चल सकते तो वाहन कैसे चलेंगे? और ब्रेक की बात आती है तो आप अगर किसी चिकनी सतह पर दौड़ रहे हैं और चिकनी सतह पर एकाएक रुकते हैं तो आपके पैर है वो फिसलते चले जाते हैं आगे, जबकि क्या रेत या खुरदरी सतह पर ऐसा होता है? नहीं होता, आप वहीं के वहीं रुक जाते हैं। तो ब्रेक लगाने के लिए भी घर्षण बल आवश्यक होता है। तो घर्षण बल के कारण हम चल पाते हैं, इसी की वजह से हम वाहनों को चला पाते हैं। नंबर 3, घर्षण के कारण ही दीवार में कील ठोक पाना संभव है। आप किसी भी दीवार या लकड़ी में कील ठोकते हैं तो एक्चुअली में उस कील को उस धरातल के अंदर जकड़े रखने का काम है वो है घर्षण का। अगर घर्षण नहीं होगा तो वह कील फिसल करके बाहर आ जाएगी, वहां पे रुकेगी नहीं। नंबर 4, माचिस की तीली से आग जलाना भी घर्षण के कारण ही संभव है। अगर घर्षण नहीं होगा, चिकनी सतह पर आप तीली को कितनी भी बार घिस लीजिए उससे आग उत्पन्न नहीं होगी।
आपने यह तो देखा ही होगा कि माचिस के जिस साइड में एक खुरदरी सतह रोगन लगा हुआ होता है, तीली को अगर आप उधर ही रगड़ते हैं तो आग उत्पन्न होती है, जबकि उसके जो दो साइड चिकनी है वहां पे आप रगड़ के देखिए क्या आग उत्पन्न होती है, बिल्कुल नहीं। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है हमारी डे टू डे लाइफ में जहाँ पे घर्षण है वो बहुत उपयोगी है। यहाँ पे तो मैंने ये 2-3 आपको सिंपल से एग्जाम्पल दिए हैं समझाने के लिए, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। अब हम देखते हैं घर्षण की हानियां। लाभ तो हमने देख लिया कि घर्षण है वो काफी उपयोगी है, क्या घर्षण का कुछ नुकसान भी है ये भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट देखिए, घर्षण के कारण मशीनों में ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि होती है। देखिए हमने पढ़ा है कि घर्षण है वो सापेक्षिक गति का विरोध करता है। अब देखिए मशीनों के अंदर जो कलपुर्जे हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के सापेक्ष गति करते हैं, वो एक दूसरे से सटे हुए होते हैं और वहां पे वो गति करते हैं। और घर्षण है वो सापेक्षिक गति का करता है विरोध। इसका मतलब जब वो एक दूसरे पर घूमते हैं तो वहां पे घर्षण बल के कारण वो होते हैं गर्म, क्योंकि दो सतहें कंटिन्यूसली एक दूसरे पर फिसलेंगी तो वहां पे ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो अब देखिए मान लीजिए उसको हम ऊर्जा दे रहे हैं और वो गर्म होने लगा है, इसका मतलब है कि अब जो ऊर्जा दे रहे हैं उसका कुछ अंश है वो उसको गर्म होने में भी क्षय हो रहा है, क्योंकि ऊर्जा तो हमेशा संरक्षित रहती है, उसको कोई पैदा थोड़ी करते हैं हम। जितनी ऊर्जा देते हैं वो दो पार्ट में बढ़ जाती है, एक पार्ट में तो है वो ऊष्मा के रूप में चला जाता है और दूसरा पार्ट है वो कार्य के रूप में चला जाता है। इसका मतलब घर्षण के कारण मशीनों की कार्य क्षमता है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि होने लगती है। नंबर 2, घर्षण के कारण मशीनों में टूट फूट भी संभव है। बिल्कुल सही बात है। जिन सतहों के मध्य ज्यादा घर्षण होगा वे एक दूसरे को उतनी ही ज्यादा बल से जकड़ेंगी, और जितना ज्यादा बल से वो एक दूसरे को पकड़े रखेंगी वो उनको फिर हिलाने के लिए फोर्स ज्यादा चाहिए, और बार बार यहीं पर अगर ये फिसलती हैं तो यहाँ पे टूट फूट होने की संभावना रहती है। तो अब जितने घर्षण के फायदे हैं उतने ही घर्षण के नुकसान भी। इसीलिए घर्षण को अवांछनीय बल कहा जाता है। देखिए यहां से ये क्वेश्चन शायद बन सकता है, मेरे हिसाब से कभी पूछा तो नहीं गया है, लेकिन अगर फोर्स में से ये क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से अवांछनीय बल है, तो आपका उत्तर होना चाहिए घर्षण बल, क्योंकि ये वांछित बल नहीं है लेकिन फिर भी लगता है और हमारे काम भी आता है। एक पॉइंट और देखिए कि मशीनों में स्नेहक एवं बॉल बेयरिंग लगाकर घर्षण को कम किया जाता है। दो सतहों के बीच में अगर हम ग्रीस लगा देते हैं तो वो आसानी से एक दूसरे पर फिसलती हैं। आजकल आपने एक और देखा होगा, मशीनों के अंदर जहां पे दो सरफेस हैं वो एक दूसरे के सापेक्ष गति करती हैं, उनके बीच में ऐसे एक बॉल बियरिंग लगा हुआ होता है। ऐसे दो सरफेस होती हैं और उनके बीच में यहाँ पे है जो लोहे की छोटी छोटी गोलियां लगी हुई होती हैं। तो दो सतहें, जैसे ही दो सतहों के बीच में इसको रख दिया जाता है, एक सतह है वो इसके ऊपर ऐसे फिसलती रहती है, एक सतह इसके पीछे की साइड में दूसरी साइड में ऐसे फिसलती रहती है इन लोहे की बॉल्स पर। तो इस प्रकार भी हम घर्षण बल को कम कर देते हैं, क्योंकि इस प्रकार का घर्षण है वो कहलाता है आपका लोटनिक घर्षण, और लोटनिक घर्षण का मान सबसे कम होता है। ये आगे हम अभी देखने वाले हैं। क्लियर है? तो ये थी घर्षण के लाभ एवं हानियां। अब हम देख लेते हैं कि घर्षण कितने प्रकार का होता है। तो देखिए घर्षण के प्रकार, घर्षण है वो 3 प्रकार का होता है: स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण का मतलब जब अपनी वस्तु है वो किस अवस्था में है? विरामावस्था में है। और सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण है ये कहलाते हैं गतिक घर्षण। जैसे ऊपर वाला स्थैतिक घर्षण है उसी प्रकार से ये दोनों है वो किसके एग्जाम्पल हैं?
गतिक घर्षण के, इसका मतलब वस्तु है वो क्या है भाई, गतिशील हो। तो ये वाला घर्षण बल तब लगता है जब वस्तु है वो स्थिर अवस्था में है। जैसे ये एक सरफेस है, ये वस्तु है, जब ये स्थिर अवस्था में है और इसको हम जब गतिशील करना चाहते हैं तो हमारे बल के ऑपोजिट जो फोर्स लगता है वो तो कहलाता है स्थैतिक घर्षण, और इसे हम Fs से डिनोट करते हैं। क्लियर है। दूसरी बात आती है गतिक घर्षण की। इसका मतलब जब वस्तु गतिशील है, यह वस्तु है वो इस दिशा में गति कर रही है, तो इसकी गति के विपरीत या इसकी गति को धीमा करने के लिए या इस सापेक्षिक गति का जो विरोध करता है वो क्या कहलाता है, गतिक घर्षण, और इसे हम Fk से, काइनेटिक फ्रिक्शन, ये कहलाता आपका गतिक घर्षण। जब वस्तु गति करती है उस दौरान लगने वाला घर्षण गतिक घर्षण, और जब वस्तु विरामावस्था में है और उसे हम गतिशील बनाना चाहते हैं तो उसके कारण जो उसकी सरफेस पे घर्षण बल लगता है वो स्थैतिक घर्षण बल लगता है। तो ये 3 प्रकार के घर्षण हुए इस प्रकार से, स्थैतिक, सर्पी और लोटनी घर्षण। इन तीनों को एक एक करके समझते हैं क्या होता है। तो नंबर 1, स्थैतिक घर्षण। किसी विरामावस्था में स्थित वस्तु को गतिशील करने हेतु जितना बाह्य बल घर्षण बल के विरुद्ध लगाया जाता है वह स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। जब बाह्य बल स्थैतिक घर्षण की अधिकतम सीमा से बढ़ जाता है तब गति आरंभ हो जाती है। देखिए, मैंने जब फ्रिक्शन स्टार्ट किया था वहां पे भी आपको बताया था कि ये वस्तु है, इस पे हम ये फोर्स लगा रहे हैं F, तो इसके विपरीत है वो Fs लग रहा है घर्षण बल। तो जितना हम इधर से लगाएंगे उतना सेम मात्रा का फोर्स है वो इस डायरेक्शन से लगेगा, और अगर ये Fs है वो अपनी चरम सीमा का नहीं लग रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू और अधिक हो सकती है इन सतहों की वजह से, तो ये दोनों फोर्स हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में गति नहीं करेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, देखिए, जब बाह्य बल स्थैतिक घर्षण की अधिकतम सीमा से बढ़ जाता है, इसका मतलब मान लीजिए इस Fs की है वो 2 न्यूटन वैल्यू है, कि 2 न्यूटन का अगर हम इस डायरेक्शन से फोर्स लगाएंगे तो ये उसको कैंसिल आउट कर देगा, इसको गति नहीं करने देगा। अब हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने पहले 1 न्यूटन का फोर्स लगाया था, तो ये ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में गति नहीं करेगा क्योंकि इधर से भी 1 न्यूटन का घर्षण बल लगेगा और ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। क्लियर है। अब हमने क्या किया, यहां पे 2 न्यूटन का बल लगाया। 2 न्यूटन का बल लगाएंगे तो ऑपोजिट साइड में भी देखिए इसकी चरम सीमा है वो 2 न्यूटन है, तो ऑपोजिट साइड से भी 2 न्यूटन का बल लगेगा और ये गति नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम इसे 2 से जरा सा भी अधिक कर देंगे, जैसे 0.01 भी कर देंगे, 2.01, तो अब ये जो फोर्स है वो इस अधिकतम सीमा से हो गया है बड़ा, और अब ये वस्तु है वो इस डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में गति करना स्टार्ट कर देगी, इधर ये गति करेगी। अब देखिए, एक बात और आपको समझनी है कि जैसे ये गति स्टार्ट होती है तो पहले ये जो स्थैतिक घर्षण 2 न्यूटन था, अब इसकी वैल्यू कम हो जाती है। गतिशील वस्तु के लिए जो प्रारंभिक घर्षण था स्थैतिक घर्षण, वो अब गतिक घर्षण में बदल गया और उसकी वैल्यू अब 2 न्यूटन से कम ही प्राप्त होगी हमें। अगर Fs अपना 2 न्यूटन था तो Fk है वो लेस देन होगा 2 न्यूटन से। क्लियर, ये अभी हम देखने वाले हैं, अगला पार्ट है इसका। तो आपको ये बात समझ में आई कि स्थैतिक घर्षण क्या होता है। वह यही बात, सिंपली यही है कि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है और उसे हम फोर्स लगा करके गतिशील बनाना चाहते हैं या धक्का लगा करके खिसकाना चाहते हैं, तो हल्के से धक्के से वो नहीं खिसकती है, एक उचित मात्रा का बल उस पर लगाना आवश्यक होता है। और यही बल जिसके विपरीत दूसरा बल लग रहा है और उसको कैंसिल आउट कर रहा है, वह मिनिमम वैल्यू क्या कहलाती है, घर्षण बल कहलाती है, स्थैतिक घर्षण बल कहलाती है। अब देखिए, एक बात और है कि घर्षण बल हमने देखा था कि वस्तु के भार पर डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है।
जैसे मान लीजिए ये 2 किलोग्राम का कोई वस्तु थी और इसकी सरफेस है वो कुछ खुरदरी है, तो इसको इस डायरेक्शन में खिसकाने पर हम देखते हैं कि इसके ऑपोजिट साइड में स्थैतिक घर्षण है वो 2 न्यूटन का लग रहा है। अगर हम इसी कंडीशन में सेम इसी धरातल के ऊपर इस वस्तु का वजन है वो 4 केजी कर देते हैं, तो हम पाएंगे कि यहाँ पर लगने वाला फ्रिक्शन है वो 2 न्यूटन से बढ़ जाता है, चाहे वो 2.5 हो चाहे 3 न्यूटन हो, लेकिन उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये वस्तु के भार पे भी डिपेंड करता है घर्षण बल। तो स्थैतिक घर्षण आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका टाइप सेकंड। सेकंड है सर्पी घर्षण और थर्ड आएगा लोटनिक घर्षण। दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? गतिक घर्षण के। तो देखिए सर्पी घर्षण क्या होता है। जब एक वस्तु किसी अन्य वस्तु पर फिसलती है तो उनकी सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल है वो सर्पी घर्षण बल कहलाता है। मतलब कि ये एक सरफेस था, ये वस्तु थी, पहले स्थिर अवस्था में थी, अब ये गति कर रही है, जहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये इस डायरेक्शन में गति कर रही है। तो इन सतहों के मध्य इनके बीच में जो फिसलन हो रही है उसके कारण इस सतह के मध्य जो घर्षण बल लगता है एफ के, वह क्या कहलाता है? सर्पी घर्षण। गति करती हुई वस्तु या एक दूसरी पर फिसलती हुई वस्तुओं के सतहों पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है। और मैंने आपको अभी बताया था कि एफ के की वैल्यू है वो एफ एस से छोटी होती है या कम होती है। इसका मतलब स्थैतिक घर्षण है वो गतिक घर्षण या सर्पी घर्षण से ज्यादा होता है। क्लियर। नंबर 3 लोटनिक घर्षण। लोटनिक घर्षण क्या होता है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़कती है, ये लुढ़कती है भाई, लुढ़कती है तो इनकी सतहों के बीच लगने वाला घर्षण लोटनिक घर्षण कहलाता है। देखिए फिसलने का मतलब होता है कि इसका एक ही सरफेस है वो कंटिन्यूस के साथ में बना हुआ और वो फिसल रही है। लेकिन लुढ़कने का मतलब क्या होता है? जैसे ये अपना सरफेस है और ये बॉल है, इस पे हम फोर्स लगाते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से गति करती हुई आगे बढ़ती है। इसका बार बार अलग अलग सरफेस है वो टच में आता है, ऐसे तो बॉल गति करती है। बिल्कुल। तो ये जो गति कहलाती है वो क्या कहलाता है? लुढ़कना। और यही बात है कि एक वस्तु जब दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़कती है तो इनके बीच लगने वाला घर्षण बल है वो क्या कहलाता है? लोटनिक घर्षण। अरे अपन मारवाड़ी भाषा में क्या करें ना, लोटे है कि गुलगंडी खावा जना, वो ही है लोटनो। तो बी टाइम जो घर्षण बल लागे वो के लागे, वो कहलावे लोटनिक घर्षण। जैसे हम किसी संदूक को खिसकाना हो, अगर हमें, इसका सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। ये अपने कमरे का फर्श है और ये अपना संदूक है। अब हम क्या करते हैं, इसके धक्का लगाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा जोर आता है। आता है या नहीं आता है? बिल्कुल आता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक ट्रिक लगाएं और इस संदूक पर, इस संदूक के नीचे यहाँ पर हम गोलाकार 2 या 3 लोहे की, बेलनाकार लोहे की छड़ रख दें, जिन बोला था फूगनी, अगर वो लगा देते हैं और फिर हम धक्का लगाते हैं तो ये बहुत ही आसानी से आगे की तरफ लुढ़क जाता है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हम इसके टायर लगा दें, वो भी एक ही बात है, तब भी आसानी से खिसक जाता है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? लोटनिक घर्षण की। इस गति के कारण जो घर्षण लगता है इसके अपोजिट साइड में वो क्या कहलाता है? लोटनिक घर्षण कहलाता है। और इन तीनों में से अगर आपको मान पूछा जाए तो देखिए वो रिलेशन ये है, आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि स्थैतिक घर्षण का मान सबसे अधिक जबकि लोटनिक घर्षण का मान सबसे कम होता है। इसका मतलब अगर हम बात करें तो एफ एस सबसे ज़्यादा, फिर एफ के, और फिर आएगा आपका लोटनिक घर्षण। सबसे कम लोटनिक घर्षण और सबसे ज़्यादा स्थैतिक घर्षण बल होता है। तो ये था अपना घर्षण बल। अब चलते हैं नंबर 3 पर। तो थर्ड फोर्स है स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल क्या होता है? देखिए
स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। किन के मध्य लगने वाला? स्थिर आवेशों के मध्य। देखिए ये अपने दो पॉइंट चार्ज हैं जो स्थिर हैं, गति नहीं कर रहे हैं एक दूसरे के सापेक्ष, अर्थात ये एक दूसरे के सापेक्ष स्थित हैं। ये चार्ज है Q1 और ये वाला चार्ज है वो Q2। क्लियर? इनके बीच की जो ये डिस्टेंस है वो है R, स्मॉल r मान ली हमने। तो Q1 और Q2 है दो पॉइंट चार्ज हैं जो एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर अवस्था में हैं और उनके बीच की डिस्टेंस है R। तो ये Q1 और Q2 एक दूसरे पर जो फोर्स लगाते हैं, ये जो चार्ज है वो एक दूसरे के ऊपर जो बल लगाते हैं, उसको ज्ञात करने का फॉर्मूला दिया था कूलाम ने। किसने दिया था? कूलाम ने दिया था। और वो फॉर्मूला क्या था? F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसका मतलब ये जो बल लगता है F, वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और इनकी मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर है? के है वो ये एक है समानुपाती नियतांक। के क्या है? समानुपाती नियतांक है। और के को हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इस के की जो मैथमेटिकल वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो ये होता है स्थिर वैद्युत बल। अर्थात जब दो चार्ज हैं या दो आवेश हैं वो स्थिर अवस्था में हो और उनके बीच की दूरी r है, तो वो जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं या स्थिर वैद्युत बल होता है, उसका फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसके अलावा देखिए इसके अंदर एक कंडीशन और होती है, इसको मिटा रहा हूं, कि मान लीजिए एक चार्ज है वो पहले से स्थित है। अब हम क्या कर रहे हैं? दूसरे चार्ज को उसके पास लेकर के आ रहे हैं। किस प्रकार से? देखिए ये Q चार्ज है जो यहां पर स्थित है। तो देखिए चार्ज की वजह से उसके चारों तरफ एक उसकी फील्ड होता है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, विद्युत क्षेत्र होता है हर एक चार्ज का। तो इसका जो विद्युत क्षेत्र है वो हमने मान लिया E है। ये हमारा पॉजिटिव Q चार्ज है, तो पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इससे बाहर की तरफ होता है। तो इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E है। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एक स्मॉल चार्ज Q लेकर के आते हैं। अब हम देखते हैं कि इस स्मॉल चार्ज Q पर ये जो Q है वो कितना फोर्स लगाता है, F। क्या कहा मैंने? कि ये कैपिटल Q इस स्मॉल Q पर अपने विद्युत क्षेत्र के कारण कितना बल लगाता है, F। तो इस F का मान क्या होगा? तो F की वैल्यू होगी F इक्वल्स टू QE। F इक्वल्स टू QE। और ये क्या है? विद्युत बल। क्लियर है? तो ये कंसेप्ट था अपना स्थिर विद्युत बल का। नेक्स्ट नंबर 4 है चुंबकीय बल। देखिए चुंबकीय बल क्या होता है? अगर आप इसे सीधा कहेंगे कि सर चुंबक के द्वारा जो बल लगता है वह चुंबकीय बल है, तो ये डेफिनेशन है वो करेक्ट नहीं है हमारे यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे देखिए चुंबकीय बल जो हमें निकालना है उसकी डेफिनेशन होगी कि अगर कोई अपना चार्ज है वो गति कर रहा है, तो उसकी गति की वजह से उस पर जो बल लगता है चुंबकीय बल, वही क्या होता है? चुंबकीय बल कहलाता है। जैसे कोई पॉइंट चार्ज है, ये अपना पॉइंट चार्ज है Q, ठीक है, ये गति कर रहा है। और किस में कर रहा है? ये चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है। इसका इस दिशा में वेग है V, ठीक है, और ये गति कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र के अंदर। जैसे मान लीजिए ये है अपना चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो जब ये पॉइंट चार्ज
चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो इस गति की वजह से इस पर जो बल लगता है वह कौन सा कहलाता है? चुंबकीय बल कहलाता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, और V क्रॉस B को क्रॉस हटाते हैं तो आता है साइन प्रोडक्ट। तो F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब देखिए ये जो थीटा है वो किन किन के बीच कोण है? इस चार्ज के गति की दिशा एंड B की दिशा। अर्थात ये जिस दिशा में गति कर रहा है या जिस दिशा में ये चल रहा है वो दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है उसके बीच का कोण है वो क्या कहलाता है? वही ये साइन थीटा है, ये वाला। क्लियर है? जैसे मान लीजिए ये पॉइंट चार्ज है वो गति कर रहा है इस डायरेक्शन में v वेग से, जबकि चुंबकीय क्षेत्र है वो इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे जो ये एंगल बनेगा इसकी गति की वजह से, देखिए ये मान लीजिए ये इस डायरेक्शन में गति कर रहा है, तो ये जो एंगल बन रहा है थीटा, वही क्या है? ये साइन थीटा के अंदर थीटा की वैल्यू आती है। तो ये होता है चुंबकीय बल की जब कोई पॉइंट, इससे पहले हमने देखा था कि स्थिर विद्युत बल, उस वहां पे जो पॉइंट चार्ज था वो क्या था? स्थिर था, जबकि यहाँ क्या कर रहा है? गति कर रहा है। तो इस गति की वजह से इस पे जो बल लग रहा है वो क्या है? चुंबकीय बल कहलाता है। अब देखिए इसके अंदर एक टर्म और आती है और वो है विद्युत चुंबकीय बल। मैं यहीं पे आपको समझा देता हूं। विद्युत चुंबकीय बल, इसका मतलब जब पॉइंट चार्ज गति कर रहा है तो उस पर विद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों लग रहे हैं। अभी हमने देखा विद्युत बल क्या होता है? F विद्युत इक्वल्स टू क्यू ई, और चुंबकीय अभी हमने देखा है F चुंबकीय इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। यही हुआ। तो जो टोटल बल है वो कितना होगा इस पे? विद्युत चुंबकीय बल F इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वल्स टू F इलेक्ट्रो और F मैग्नेटिक, मतलब विद्युत बल प्लस चुंबकीय बल, टोटल मिलाकर के क्या बनेगा? विद्युत चुंबकीय बल। इनका योग कर दो, इस फोर्स की वैल्यू क्या आएगी? क्यू ई प्लस क्यू वी बी साइन थीटा। एक फोर्स तो ये है, ये तो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल, और ये है वो क्या है? चुंबकीय बल है। ये जो अवधारणा है चुंबकीय बल या विद्युत चुंबकीय बल की, वो दी थी लोरेंज ने। किसने दी थी? लोरेंज ने। तो इसको हम बोलते हैं लोरेंज फोर्स लॉ। लोरेंज फोर्स लॉ, इस नाम से भी अगर पूछे तो भी आपको यही याद रखना है कि या तो ये चुंबकीय बल पूछ रहा है या विद्युत चुंबकीय बल पूछ रहा है। तो इतनी बात क्लियर है। तो ये चार अपने फोर्स हैं वो हमने इस वीडियो में कंप्लीट किए हैं। अब जो एक बचा है वो है गुरुत्वीय बल। उसको जैसा कि मैं आपको बार बार कहता आया हूं, एक अलग से टॉपिक लेते हैं जिसमें हम गुरुत्वीय बल पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे पृथ्वी का, और उसके साथ साथ प्लायन वेग वगैरह के जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको एक साथ ही डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद में अपनी जो मोशन का टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।